नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। आजकल भारत में सियासी चर्चाएं गर्म हैं। भारत के अलावा बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आजकल इंडिया के सेंटर में है, केंद्र में है। जैसा कि आपको पता है कि जहां भी चुनाव होते हैं वही चीज, वही राज्य और वहां की जो समस्याएं हैं वो इंडिया के सियासी केंद्र में आ जाते हैं। और बिहार में चल क्या रहा है, कौन सी पार्टी ने कौन सा पैंतरा खेला है, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जिसपे सबकी नजरें होंगी, इन सारी बातों पे व्यापक चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विवेक प्रकाश जी हैं। इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दें कि बिहार में अगर हवाएं चलती हैं और चुपके से चलती हैं, उसको भी विवेक प्रकाश जी जो है वो पकड़ लेते हैं, उनकी नजर में होती है। तो इस तरीके की पैनी नजर उनकी बिहार की सियासत पर है और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आपको समझाएंगे कि बिहार में सियासी हलचल किस तरफ से चल निकली है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग में। नमस्कार हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे सर सबसे पहला सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि अब तक तो बेरोजगारी और पलायन मुद्दा था बिहार चुनाव का। अब मुद्दा सर मां की गाली और एसआईआर हो गए हैं। क्या अंतर देखते हैं सर दोनों मुद्दों में, और ये वोटर्स को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? देखिए, एसआईआर तो इस बार सबसे पहला मुद्दा बना था और सबसे बड़ा मुद्दा बना था। बेरोजगारी और पलायन को लेकर के भी अगर आप कहें तो बिहार की राजनीति पहली बार इस तरीके से आई और इस तरीके से पलायन और बेरोजगारी को लेकर के सियासी हलचल मची। वो भी तब मची जब राहुल गांधी सीधे सीधे मैदान में उतरे और उन्होंने पलायन को और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उसके बाद विपक्ष के हाथ लगा एसआईआर का मुद्दा। और एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष हावी हुआ और चुनाव आयोग उसमें एक तरीके से पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग ने जवाब देना शुरू किया। फिर एक सभा होती है और उस सभा में जो है वो प्रधानमंत्री की को गाली दी जाती है। और ये मुद्दा अब बीजेपी और एनडीए ने उठा लिया। और इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की मां का सवाल है, प्रधानमंत्री की मां की बात है, प्रधानमंत्री खुद इतने पॉपुलर हैं। और कहीं भी किसी की भी अगर को अगर गाली दी जाती है तो बिहार में वो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि लोग उसको पर्सनल लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उसको लेते हैं। और बीजेपी और एनडीए ने इस चीज को फिर भुनाना शुरू कर दिया। इतना तक कि आप समझिए प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बोला। लेकिन देखना ये होगा कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से, जितना मैं समझता हूं, कर्नाटक से जो शुरू किया था और भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली थी, ठीक उसी तरह की वोट बचाओ यात्रा जो इस बार राहुल गांधी की रही है, वोट अधिकार रैली जो उन्होंने जगह जगह पे की। लगभग 10-12 दिन वो बिहार में अलग अलग जिलों में घूमे और वहां पे उन्होंने जनता से सीधे इंटरेक्ट किया। तो इस मुद्दे को बहुत ही बड़ा बनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा हुई है। और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये सवाल तो है कि क्या वाकई उनके वोट की चोरी हो रही है। लोग थोड़े से सशंकित, जिसके मन में कोई सवाल नहीं था उसके मन में भी एक सवाल तो विपक्ष ने और राहुल गांधी की इस यात्रा ने भर दिया है कि आखिर क्या है, आखिर चुनाव आयोग जो जो ये चीजें कर रहा है उसमें क्या वाकई कोई खामी है, या जगह जगह से जो रिपोर्ट्स आई उनमें कई तरह की बातें आई। हालांकि चुनाव आयोग अपने को क्लेरिफाई कर रहा है, इसमें कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। लेकिन जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो सवाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर ही उठते हैं। और चुनाव आयोग की क्योंकि जिम्मेदारी है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका तो पैदा हुई है। और ये शंका चुनाव में वोट के तौर पे कितना बदलेगी ये कहना बहुत आसान नहीं है। देखिए, बिहार का चुनाव जो है आप भी लंबे समय से देख रहे होंगे, हम भी लंबे समय से देख रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन। लेकिन ये चुनाव के शुरुआती दौर में होता है। आखिर तक जाते जाते बात कास्ट इक्वेशन पे आ जाती है और चुनाव किस अलग रुख में मुड़ जाता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बट देखना ये होगा कि इस बार नए प्लेयर्स हैं, जैसे राहुल गांधी। सुपर एक्टिव मोड में कांग्रेस इस चुनाव में जितना दिख रही है, शायद इसके पहले मैंने कभी कांग्रेस को 1990 के बाद कभी इतने एक्टिव मूड में कांग्रेस को हमने देखा नहीं देखा।
कांग्रेस हमेशा जो है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साए में चलने वाली एक नेशनल पार्टी होकर के रह गई थी बस। लेकिन इस बार लीडिंग रोल में राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो ये क्या रंग लाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। दूसरे बड़े प्लेयर के तौर पे पीके दिख रहे हैं, जो अपनी जन सुराज पार्टी को लेकर के और बिहार को बदलने के लिए निकले हैं। उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, उनकी उनके भाषणों पर लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये तालियां, ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही राजनीतिक तौर पर समझदार मानी जाती है। और वो अपना मत कहाँ देती है, किस दिशा में लेकर के जाती है, उसके लिए मुद्दा एसआईआर होता है, कास्ट होता है, पलायन होता है, या बेरोजगारी होता है, या प्रधानमंत्री की मां का अपमान होता है। ये सब कुछ जो है वो जैसे जैसे अभी अभी थोड़ा और इंतजार करिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां और बढ़ेंगी, ये समझ में आने लगेगा। सर, जी हरीश। एक सवाल इसी के बीच से निकलता है, माफ करिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं जी जी आपको। जी। तो मैं और मेरी तरह वो हजारों लोग जानना चाहते हैं कि सर, एक बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, बड़े हैं कि नहीं सर ये तो इसका मूल्यांकन आप करेंगे, पर एक नेता हैं जिन्होंने देश स्तर पे बहुत नाम कमाया है, कन्हैया कुमार। सर कांग्रेस से आते हैं, बिहार के लोकल रहने वाले हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और भीड़ जुटा पाने का मादा उनके पास है। पर फिर भी कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है सर कि वो इस चुनाव से कन्हैया कुमार की दूरी बना के रखी हुई है, यानी उसको दूर करके रखा गया है। और राहुल गांधी को एसआईआर के मुद्दे को और बड़ा करने के लिए लगातार प्रमोट किया जा रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है सर कि व्यक्तिगत मामले में अगर व्यक्तित्व को देखें तो कन्हैया कुमार तेजस्वी के मतलब मुझे लगता है कि तेजस्वी को टक्कर दे सकते हैं और कांग्रेस के न्यू फेस हो सकते हैं बिहार में। तो वो कौन सी ऐसी चीज है सर जिसकी वजह से कांग्रेस ने कन्हैया को चुनाव से दूर कर रखा देखिए, बात अगेन फिर वही आती है। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस इसके पहले कभी इतनी अग्रेसिव नहीं रही है चुनाव को लेकर के। कांग्रेस एक तरीके से हार मान चुकी थी। कांग्रेस को अपने पे भरोसा ही नहीं था, ऐसा ऐसा लग रहा था। और कांग्रेस हमेशा जो है वो आरजेडी के बैक साइड में पीछे से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी ने बनाया था, जो कि कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ करके बनाया था, कांग्रेस को 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए लोकसभा चुनाव में, जिसमें कन्हैया कुमार को भी उतारा गया था गिरिराज सिंह के खिलाफ, आपको याद होगा। है? जी बिल्कुल। और कन्हैया कुमार पे काफी भरोसा करके कन्हैया कुमार को उतारा गया था। और क्योंकि बेगूसराय की जो पूरा वोट बैंक आप देखेंगे, एक बड़ा वोट बैंक है, भूमिहार वोट बैंक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बेगूसराय में परंपरागत जो वोट रहे हैं, जिसमें सवर्णों के वोट भी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जाते रहे हैं। तो ये एक तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस के द्वारा जब 2019 में उतारा गया कन्हैया कुमार को, तो उसके पीछे कन्हैया कुमार का कम्युनिज्म वाला बैकग्राउंड, जो कि जेएनयू से उनकी एक छवि बनी थी, और उसके अलावे भूमिहार वोट बैंक, दोनों चीजों को लेकर के कांग्रेस ने सीधे सीधे कन्हैया कुमार जैसे एक स्टूडेंट नेता को, जो उस समय स्टूडेंट नेता के तौर पे ही उनकी एक छवि थी, उससे ज्यादा बड़े 2019 में बन नहीं पाए थे कन्हैया। हाँ, पॉपुलैरिटी मिल गई थी जेएनयू वाले उसके बाद। ये एक्सपेरिमेंट किया कन्हैया कुमार को लेकर के, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। आपको याद होगा, एक बड़े अंतर से कन्हैया कुमार की हार हुई थी। दूसरी चीज, मैं फिर आता हूं आपको, बिहार के चुनाव में या बिहार के पॉलिटिक्स में आखिरकार जाकर के मुद्दे अटक जाते हैं कास्ट इक्वेशन पे। और शायद यही वजह है कि कन्हैया कुमार को, जो कि बीच में एक चर्चा चल रही थी कि शायद अध्यक्ष बना दिया जाए बिहार का, या बड़े तौर पे कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए, उसकी जगह पे कांग्रेस का अध्यक्ष बदला गया और एक मेरे ख्याल से दलित समुदाय से आते हैं उनको बनाया गया। तो कांग्रेस कई तरह के दाव इस बार खेल रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर वो दलित वोट बैंक में थोड़ी सेंधमारी कर लेती है, थोड़ा सा वोट बैंक उसके पास आ जाता है, मुस्लिम वोट बैंक जो कि आरजेडी के पाले में जा चुका था, वो 2020 के चुनाव में थोड़ा बहुत
कांग्रेस के हाथ में आया, अगर वो थोड़ी और मजबूती के साथ आता है कांग्रेस के पास, क्योंकि नेशनल लेवल पे अब मुस्लिम समुदाय को भी या अल्पसंख्यक वर्ग को भी ये लगने लगा है कि हमें सीधे सीधे एक नेशनलिस्ट पार्टी चाहिए। ये चीज जो है वो यूपी के चुनाव से भी साबित हो गई है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव से भी थोड़ी बहुत साबित हुई, और अभी बिहार के चुनाव में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यही दाव खेल रही है कि कांग्रेस क्या अपना जो परंपरागत वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है और इसके साथ आरजेडी का सपोर्टिव जो वोट बैंक है, ये अगर आ जाए तो कांग्रेस थोड़ा बहुत बेहतर खेलने की, बेहतर प्ले करने की स्थिति में रहेगी। आपने देखा भी होगा इस बार, आपने कहा कन्हैया कुमार बहुत नहीं दिख रहे हैं, हालांकि कन्हैया कुमार कई जगह राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में दिखे, लेकिन लीडिंग पोजीशन में कौन दिखा? राहुल गांधी। और तेजस्वी राहुल गांधी की गाड़ी को ड्राइव करते हुए दिखे। इंडिकेशन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बड़ा क्लियर है कि राहुल गांधी की नैया पार लगाने के लिए ड्राइव करना पड़ेगा तेजस्वी को ही। जी सर, थोड़ी डिबेट हमारी कांग्रेस सेंट्रलाइज हो गई है। मैं एक बात आपसे ये जाननी चाहता हूं सर कि अगर ओवैसी सीमांचल की सीटें मांग रहे थे महागठबंधन से, कुछ सीटें मांग रहे थे, और महागठबंधन जो अभी तैयार नहीं है उनको सीमांचल की सीटें देने के लिए, आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली वो लड़के और वहां महागठबंधन को कमजोर कर सकते हैं जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिले? इसका जवाब 2020 के चुनावों में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 2020 के चुनाव में सीमांचल में 4 सीटें ली थी ओवैसी की पार्टी ने, और 1 सीट पश्चिम चंपारण की तरफ ली थी, बगहा या कहीं पे। 5 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिली थी, आपको याद होगा। और उसका जी बड़ा नुकसान जो हुआ था वो हुआ था आरजेडी को। जी बिल्कुल। आरजेडी को डेंट किया था, और सीमांचल में 4 सीटें लेकर के ओवैसी की पार्टी जो है वो 5 विधायकों के साथ आई थी। लेकिन बाद में फिर से जब आरजेडी, क्योंकि जो लोग जीते थे वो लोग ओवैसी की पार्टी में कहीं ना कहीं आरजेडी से ही टूट करके गए थे, आरजेडी के ही असंतोष से टूट करके, और उन लोगों ने ओवैसी का दामन थामा था। और आपको याद होगा कि इस बात को आरजेडी और पूरे विपक्ष के द्वारा भुनाया गया था 2020 के चुनाव में कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी ग्रेड पार्टी है, बी टीम है। मीटिंग, और ठीक है सर। शायद कहीं ना कहीं इसका ये असर हुआ, आपने देखा होगा 1 साल के अंदर वो सारे विधायक ओवैसी का दामन छोड़ राजद। करके और फिर से आरजेडी के पास आ गए थे। तो अकेले ओवैसी मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा असर दिखा पाएंगे, क्योंकि वो असर जो था, अगर वो विधायक कंटिन्यू रह गए होते ओवैसी के और उन्होंने 5 सालों में काम किया होता, 5 सालों में उन्होंने अपनी अहमियत दिखाई होती, तो ऐसा हम मान सकते थे कि ओवैसी की पार्टी जो है कहीं ना कहीं फिर से फर्क डालेगी, कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेगी अपोजिशन को। क्योंकि ऑब्वियस है कि ओवैसी बीजेपी का नुकसान तो करेंगे नहीं। बीजेपी ओवैसी के पास जो वोट बैंक है वो सीधे सीधे विपक्ष का वोट बैंक जो है, और खास करके मुस्लिम वोट जो है जिस पर वो दाव लगाते हैं, तो वही वोट बैंक उनका होता। लेकिन क्योंकि वो सारे विधायक आरजेडी में वापस आकर के मिल गए, छोड़ दिया ओवैसी की जी पार्टी को, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ओवैसी इस बार नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि 2020 में ओवैसी मेरे ख्याल से दूसरी बार गए थे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। सर, सबसे और पहले उन तो पर उस एक बीच में रोकना चाहूंगा सर। एक चीज मैं ये भी जानना चाहता हूं सर कि अब तक तो बिहार में बाईपोलर इलेक्शन हो रहे थे, क्या आपको लगता है सर कि इस बार ट्राईपोलर इलेक्शन होंगे और जन सुराज जो है वह एक पोल बनेगी बिहार इलेक्शंस में? देखिए, पीके की कोशिश यही है कि ये पूरा चुनाव जो है वो ट्राईपोलर हो। ये ठीक मैं है। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कोशिश है पीके की। पीके बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर बिहार में राजनीति करने निकले हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आकर के सीधे सीधे करप्शन का मुद्दा, कई सारी अनियमितताओं का मुद्दा, जन लोकपाल का मुद्दा लेकर के और दिल्ली में चुनाव लड़ा, उनका उनको खैर उसके बाद पार्टी बनाई उन्होंने, और उसका उनको काफी फायदा हुआ। पीके भी ऑलमोस्ट उसी राह पे चल रहे हैं। आपको याद होगा पीके जिस भी सभा में जाते हैं, पीके किसी एक पार्टी
या आरजेडी या नीतीश कुमार लेड जो है गवर्नमेंट है, दोनों की आलोचना कर रहे हैं और अपने आप को एक एक बेहतरीन गवर्नेंस देने वाले के तौर पर जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं आया तो मैं आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होऊंगा और मैं आपके लिए एक बेहतर गवर्नेंस दूंगा, जो कि बिहार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जंगल राज भी है और सुशासन भी फेल है। जहां एनडीए आरजेडी को जंगल राज के लिए कोसती है, वहीं आरजेडी जो है अब सुशासन किस तरीके से फेल हो गया है इस बात को बता रही है। तो पीके की कोशिश ये है कि इन दोनों को, दो बिल्लियों की लड़ाई में जो एक फायदा होता है ना, उस टाइप का कुछ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भीड़ जमा हो रही है, जो बातें सुन रही है, मुझे अभी भी भरोसा इस बात का कम है कि कास्ट इक्वेशन बिहार में फेल होगा। और शायद इसी वजह से दोनों ही जो गठबंधन बने हैं, उन दोनों गठबंधनों का आप जब बैलेंस देखेंगे तो उसमें ये साफ साफ दिख जाएगा कि किसके पाले में कौन है और उसके पास किस तरह का, किस जाति का, किस कास्ट का, किस तरीके का वोट बैंक है। सर एंड अबव ऑल, ऐसे सवाल, बीजेपी और एनडीए अपने। ऐसे मुझे मुझे याद आ रहा है सर कि बीके से अगर इस तरीके से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि अब चुनाव जितने नजदीक आते जाएंगे, मतलब जिस तरीके से नजदीक आते जाएंगे, आप लोगों को यह विश्वास बढ़ता जाएगा कि पीके जो है न सिर्फ ट्राइपोलर के एक पोल हैं, बल्कि सरकार बनाने की तरफ अग्रसर भी है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि बिहार में जिस चीज की जरूरत है, जनसुराज उस पर बात कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैजिक विश्वास का विषय नहीं है, मैजिक मजे का विषय है। यानी आप आनंद लेने के लिए उस मैजिक को देखते हैं, तो वो ऐसी मैजिक करेंगे कि आनंद आएगा देखने वालों को। तो सर क्या उनकी इस तरीके की बात वोटर्स के दिल तक उतरेगी सर, और क्या वो इस चीज को वोट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे? आप अपने नजरिए से आपको क्या लगता है सर? देखिए, मेरे नजरिए से तो ये लगता है कि अगर इस तरह का हो तो बिहार की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आखिरकार जनता को क्या चाहिए होता है? अगर आप बिहार के नागरिक हैं, मैं बिहार का नागरिक हूं, बिहार का रहने वाला हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन। हम अपने घर में माँ बाप के साथ साथ रहते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें एक अच्छी सी छोटी मोटी नौकरी मिल जाए घर चलाने के लिए। ठीक है। हमारे पास सिक्योरिटी हो, हम सुरक्षित महसूस करें कहीं आने जाने में। हमारे घर की बहन बेटियां कहीं जा रही हैं तो वो सुरक्षित महसूस करें। एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो सौहार्दपूर्ण हो। डेवलपमेंट इन्हीं चीजों की वजह से आती है। आज अगर बिहार विकसित नहीं है या बिहार का विकास नहीं हुआ, तो इन सारी चीजों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर रही हैं। शुरुआती दौर में ये कहा जाता था कि इन्वेस्टर्स बिहार में नहीं जाते क्योंकि बिहार में जो है वो गुंडा राज चलता है, इन्वेस्टर्स नहीं गए। उसके बाद दौर आया नीतीश कुमार का, जो सुशासन के नाम पे आया। सुशासन का पहला दौर अगर आप याद रखे करेंगे तो आपको याद होगा कि जिस तरीके के जितने संगठित अपराध बिहार में चल रहे थे, चाहे वो अपहरण का धंधा हो, चाहे खुलेआम लूट की घटनाएं जो होती थी, एक डर का माहौल जो रहता था, पुलिस का डर किसी के पास नहीं होता था, वो सारी चीजें नीतीश कुमार ने अपने पहले शासनकाल में पूरी की। और इसीलिए नीतीश कुमार के ऊपर जनता का विश्वास इतना बड़ा बैठा कि 2025 के चुनाव में भी और 2020 के चुनाव में भी आप देखिए 45 सीटें लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हुए। और आज भी एनडीए गठबंधन की तरफ से नाम भले न लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद के शासनकाल को अगर आप देखिए तो बिहार में आज भी वही हालात हैं। आज भी इन्वेस्टर्स बिहार में नहीं है। कोई नई फैक्ट्री जो गवर्नमेंट लेड, अगर आप कहें कि केंद्र सरकार की मदद से, चाहे वो रेल कोच फैक्ट्री लगी हो, चाहे और जो एक दो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हों, इनके अलावे कोई ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई है जिसकी वजह से बिहार के युवाओं को अपने यहाँ रह करके रोजगार मिले। नतीजा होता है पलायन। लेकिन चुनाव, मैंने फिर पहले भी कहा कि जब चुनाव आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि ये सारे विकास के मुद्दे
सारे पलायन वाली बातें, बेरोजगारी वाली बातें, ये सब कुछ सिमट करके छिटक करके चली जाती हैं कास्ट बेस्ड अब वोटिंग पे। अब अगर सर पीके अगर आपने पीके अब सर अगर आपने पीके आपने जो सवाल किया अब उसी सर का जवाब दे रहा हूं। अगर पीके इस सोच को बदलने में 2% भी कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत एक बहुत एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में, अगर ऐसा पीके कर पाते हैं तो। बिल्कुल। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर बात जाति पे आ जाती है, कास्ट इक्वेशन पे आ जाती है, तो कौन सा पलड़ा भारी लगता है सर? महागठबंधन का पलड़ा आपको भारी लगता है या एनडीए का पलड़ा भारी लगता है, कास्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, नंबर्स की? देखिए, हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं, जी सारी पार्टियां, सारे गठबंधन भी इसकी बात करते हैं, इस बिल्कुल। रणनीति पे चलते हैं और चल रहे हैं। आप देख लीजिए, हर पूरे, एक तरफ नीतीश कुमार, बीजेपी, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, तो चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है। उसी तरीके से दूसरी तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी का अपना वोट बैंक है, तो तेजस्वी का अलग अलग वोट बैंक है, तो वीआईपी का भी अलग वोट बैंक है ना। लेकिन यही राजनीतिक पार्टियां जब जनता के बीच में जाती हैं तो ये भले कास्ट इक्वेशन पे बेस्ड हो लेकिन बातें नहीं करती हैं। एनडीए सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे, एनडीए अपने हर हम्म भाषण में एक ही बात करता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखिए और हमें वोट करिए, क्योंकि देश में और देश को विकास की एक नई दिशा में प्रधानमंत्री लेकर के गए हैं। और यहाँ डबल इंजन की सरकार जब आएगी और प्रधानमंत्री मोदी का साथ रहेगा तो हम बहुत विकास करेंगे। और आपने देखा भी होगा, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री लगभग 6 यात्राएं कर चुके हैं बिहार में। कई सारी योजनाओं की सौगात केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। और दूसरी तरफ कांटे की टक्कर लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार जनता के बीच में जाकर के दो मुद्दों को भुना रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा और पलायन और रोजगार का मुद्दा। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छी समझ रखती है, फैसला उसी को लेना है, वोट उसी को देना है। और उसको समझाना मुझे नहीं लगता कि हमारे या किसी के बस की बात होती है। जनता अपना रुख तय कर लेती है। जनता ने 2015 में धुर विरोधी लालू और नीतीश को भी साथ में, उसका मूड बना तो लेकर के आई, याद है ना आपको? सर 2015 ये में अगर आपने आपने 2015 की बात याद दिला दी तो फिर मैं एक सूत्रधार का नाम फिर लेना चाहूंगा कि वो घूम घूम के क्रेडिट यही लेते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कांग्रेस वो बिहार में रोक दिया गया, तो इसमें सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद को बताते हैं कि जैसे ये उनके स्ट्रेटजी की वजह से हुआ था कि जिसमें जदयू और राजद, कांग्रेस, इनका महागठबंधन उन्होंने तैयार किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को कांग्रेस में रोक दिया गया। तो क्या वो जनता के साथ मिलके और इन सबको रोक सकते हैं? लेकिन लेकिन इस बार की उनके एकाध इंटरव्यूज में मैंने सुना, जब किसी ने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि सब वक्त वक्त की बात होती है, समय समय की बात होती है। अब मैं एक राजनीतिक नेता के तौर पे और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो हम पे भरोसा करें और हमें हमारा साथ दें। तो बात ठीक है, पीके की भी बात सही है, वक्त वक्त होता है। आज मैं आपसे एक जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि एक न्यूट्रल होकर के और सारी पार्टियों की आलोचना भी करूंगा और उनकी अच्छी चीजों की तारीफ भी करूंगा। लेकिन कल को अगर मैं किसी बिल्कुल राजनीतिक पार्टी में हूं तो शायद मैं बंध जाऊंगा कि मुझे एक ही लाइन में बात करनी है। तो वही बात है, बिल्कुल पीके बिल्कुल। का, पीके पहले जब क्रेडिट लेते थे और इस बार जब उनसे सवाल, मैंने कहीं इंटरव्यू में अभी देखा था पीके का, तो उनका यही रिएक्शन था। इसलिए मैंने कहा सर कि देखिए, सर इसके विकास, इसके पहले के चुनाव में अब तक की जो चुनाव रहे हैं सर, उसमें नीतीश कुमार एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि एक मजे हुए नेता के तौर पे दिखते थे। ये पहला ऐसा मौका है सर जब जनता के मन में भी ये सवाल है कि क्या सच में नीतीश कुमार मेंटली टायर्ड और फिजिकली रिटायर्ड हो चुके हैं?
तो सर इसका कितना असर पड़ेगा सर अब एनडीए गठबंधन पे? देखिए, ये विपक्ष के लिए मुद्दा है, विपक्ष इसको भुना रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं, और विपक्ष के लोगों का ये दावा है कि नीतीश मेंटली रिटायर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि नीतीश कमजोरी नहीं है, एनडीए के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो 45 सीट लेकर के मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होते नीतीश कुमार, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री बने बिल्कुल, हुए हैं इतने समय से। दूसरी बिल्कुल, तरफ आपको ये भी देखना होगा कि सीटें भले कम आए, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ था। तब तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी मुख्यमंत्री का पद नहीं ले पाई, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री ही बनना पड़ा। 75 और 45 का फर्क था ना, 75 सीटें आरजेडी के पास थी 2020 में, बिल्कुल। और हुँ, 45 सीटें जेडीयू के पास थी। अगर उस समय इतना ही तालमेल था और इतनी ही चीजें थी, तो 75 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की मजबूरी और जनता के बीच जो एक जिसको कहते हैं आप परसेप्शन की कमजोरी, जो एक जंगल राज का ठप्पा आरजेडी पे लगा हुआ था, जी, शायद वो कमजोरी थी जिसकी वजह से आरजेडी को कंप्रोमाइज करना पड़ा और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नहीं तो फॉर्मूला दोनों तरीके से, फॉर्मूला तो ये भी हो सकता था कि 2.5 2.5 साल के मुख्यमंत्री हो, ये भी फॉर्मूला हो सकता था ना। लेकिन वो बिल्कुल, परसेप्शन वाली मजबूरी जो थी वो आरजेडी के आगे इतनी ज्यादा थी कि आरजेडी को बैकआउट बैकहैंड पे ही रहना पड़ा, और 75 सीटें लेने के बावजूद जो है वो ठीक वही स्थिति आज आप देखिए एनडीए के साथ है। एनडीए के पास अगर आप चेहरा देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन सा ऐसा चेहरा है जो जिसको एनडीए ने अब तक प्रमोट किया है और ये कहा है कि ये हमारे बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं जी? एनडीए के पास वो कोई चेहरा है? आप बताइए। प्रधानमंत्री के बाद एनडीए के पास बिहार चुनाव के लिए सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हैं, तो बिल्कुल। इसलिए तो इसलिए और अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं होते, या नीतीश कुमार की वो छाप नहीं होती, या नीतीश कुमार को अगर एनडीए कमजोर समझती, तो हो सकता है कि बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा बिहार का एक प्रमुख तौर पे आपको दिख रहा होता, जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर अभी भी लेकिन दिख रहा है। पीके तो कह रहे हैं कि 25 सीटों से ज़्यादा जदयू को नहीं मिलेगी, अगर वैसा होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये तो पुराने पुराने विश्लेषक हैं, ठीक है। 2014 के में प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जितवाने में उनकी रणनीति बहुत काम आई थी, उन्होंने ही बिल्कुल, स्ट्रेटेजी तैयार की थी। ठीक है, 2015 में नीतीश और लालू को एक साथ लाने का भी काम किया। तो बड़े बड़े कारनामे वो कर चुके हैं। तो मैं उनको ये शुभकामनाएं दूंगा कि ये भविष्यवाणी सही हो गलत हो, इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि पीके बिहार को एक नई राजनीति की दिशा अगर दे पाते हैं तो वो बिहार, और अगर जनता उन पर भरोसा करती है तो। इसलिए मैंने सर कहा कि भीड़ जिस तरीके से जुट रही है। सर एक वीडियो बहुत वायरल हो गया है बिहार का, आपने देखा भी होगा। तेज प्रताप यादव जी का वीडियो है सर, बाढ़ पीड़ितों के बीच गए हैं मिलने उनसे, और राघोपुर में। मिलते हुए वो कह भी रहे हैं कि तुम्हारा विधायक तो फेल हो गया, आया नहीं, है ना? क्या हम्म। लगता है सर कि तेज प्रताप यादव राजद के खिलाफ बागी तेवर अपनाएंगे, या उनके रहने न रहने से पार्टी को बहुत फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, तेज प्रताप यादव बागी बागी तेवर तो अपना ही चुके हैं। इस बात को तो 1 महीने से ऊपर हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनको पार्टी से हटा दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, लेकिन उस पार्टी में तेज प्रताप के अलावे कौन है इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। बिल्कुल, तो आप ये समझ सकते हैं कि तेज प्रताप क्या भूमिका निभा पाएंगे। जितना मैं समझता हूँ
तेज प्रताप यादव के रहने या ना रहने या अलग पार्टी बना लेने से आरजेडी आरजेडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तेज प्रताप की कभी भी छवि जो है वो एक सीरियस पॉलिटिशियन की नहीं रही है। सर एक एक नेता है एनडीए के, मुझे लगता है कि उनके ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। युवा हैं चिराग पासवान, जिनको बड़े जोर शोर से सर ये कहा गया था कि जो है वो अब केंद्र की राजनीति छोड़ के और राज्य की तरफ लौट रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ बागी तेवर भी अपनाए थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो गया है। क्या लगता है सर कि बिहार में चिराग पासवान का क्या भविष्य दिखता है सर? देखिए, चिराग पासवान की अपनी एक अहमियत है और वो अहमियत वो साबित कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में भी साबित कर चुके हैं और 2020 के चुनाव में भी साबित कर चुके हैं। चिराग पासवान को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन चिराग पासवान अभी बिहार के राजनीति के लिए अगर आप लीडिंग तौर पे देखें तो उसमें अभी बहुत पीछे हैं। उस दिशा में बिल्कुल। अभी चिराग पासवान को बहुत काम करना होगा और इतना काम करना होगा, इतना भरोसा जताना होगा। हालांकि वो कई बार अपने को मोदी का हनुमान बता चुके हैं, लेकिन एनडीए उन पे इतना भरोसा करे कि उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार माने या दावेदार के तौर पर प्रेजेंट करे, ये बहुत बड़ी बात होगी और इस दिशा में मुझे अभी चिराग का करियर दिख नहीं रहा है। और बाकी तो चिराग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप उनका सक्सेस रेट देखें तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। केंद्र में लगातार वो मंत्री हैं, बिहार के चुनाव में उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। तो आपको ये भी याद होगा कि जब बात चाचा भतीजा दोनों में से किसी एक को चुनने की आई तो एनडीए तो ने लोगों ने भतीजे को वो ही कर चुना, दी। चिराग को ही चुना, ना कि पशुपति पारस को चुना। और वो ये इस बात को ये साबित कर गया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी जो है वो पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान ही है। तो चिराग सर एक युवा है। सर तेजस्वी यादव की अब बात कर लेते हैं थोड़ी। नेपाल में सर इतनी अनार्की फैली हुई है और उन्होंने एक ट्वीट किया कि बिहार से सटा हुआ है नेपाल और नेपाल की स्थिति को देखते हुए मैं बताना चाहता हूं चुनाव आयोग को। और फिर वो कहते हैं कि जो है मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। सर क्या लगता है आपको कि इस तरीके के ट्वीट के क्या मायने हैं सर? आप मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं और 13 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला जो है वह आप डिसाइड करने वाले हैं और आप इस तरीके से ट्वीट करते हैं, ये कितना सही है सर और इसके क्या मायने हैं? हरीश जी, देखिए, मैंने अभी वो ट्वीट देखा नहीं है और अगर आप बता रहे हैं और इस तरह का ट्वीट है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को अगर कहीं भी ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है और कोई भी नेता या कोई भी लोकतंत्र का एक स्तंभ का आदमी, चाहे वो मीडिया का हो, क्योंकि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मैं मीडिया को ऐड कर रहा हूं, कि कोई भी अगर किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को या संवैधानिक व्यवस्था अगर कहीं टूटती है या खंडित की जाती है और अगर उसका कोई सपोर्ट करता है या उसके सपोर्ट में कोई भी बात कहता है तो उसकी निंदा ही होनी चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। नेपाल में जो कुछ हुआ वो, या बांग्लादेश में जो हुआ, ये सिर्फ जनता का आक्रोश नहीं है, एक पूरे पूरे संवैधानिक ढांचे को और लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने की एक बड़ी साजिश के तौर पे भी मैं इसको देखता हूँ। ये एक आंदोलन के तौर पे, एक क्रांति के तौर पे मैं इसको नहीं देखता, अगर मैं अपनी बात करूं तो इसीलिए मैं किसी भी हाल में वहां हुई हिंसा या वहां हुए आक्रोश का समर्थन मैं भी नहीं करूंगा और अगर कोई करता है तो मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करूंगा। सर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं आपकी तरफ से भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे नेताओं से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह देश शांति के लिए जाना जाता है। हम अपनी बात शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं और अगर इस देश में एनार्की की बात कोई व्यक्ति भी करता है, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, वह अक्षम्य है, वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।
सर आप हमारे शो में आए, लोगों देखिए को आपने। हरीश जी 30 सेकंड लेकर के मैं आपकी बातों को ही ऐड करूंगा। इस देश ने और बिहार ने जेपी जैसा नेता दिया है, और जेपी बिल्कुल। के आंदोलन और जेपी की संपूर्ण क्रांति को इस देश ने ही नहीं, दुनिया ने देखा है। उदाहरण बनाना है तो जेपी की संपूर्ण क्रांति को उदाहरण बनाइए, शांति और समृद्धि के बिल्कुल। प्रयास करिए। और इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का नागरिक क्या चाहता है, छोटी सी तीन तीन उसकी जिम्मेदारियां हैं, तीन ख्वाहिशें हैं बस, कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, और उसकी लाइफ सिक्योरिटी हो, समाज में एक सुरक्षित वातावरण हो, सुरक्षित माहौल हो। ये जो भी पार्टी दे, जो भी इस दावे को, दावे तो सभी करते हैं, जनता को किसके दावे में दम नजर आता है, जनता अपना वोट उसी को देती है। तो हमारी शुभकामनाएं सारे राजनीतिज्ञों के साथ भी है, और सारे मतदाताओं के साथ भी है, क्योंकि मुझे लगता है बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे जितनी समझ रखती है उतनी शायद ही कहीं के लोग रखते हैं। तो जनता अपना फैसला लेगी। हम और आप तो सिर्फ एनालाइज करने के लिए, चीजों पे नजर बिल्कुल रखने सर, के लिए और बिल्कुल। एनालाइज करने के लिए बने रहेंगे। और सर, आप आए, आपकी बातों से इतना मजा आया सर, बिहार के परिदृश्य को समझने में और जो है मदद मिली। सर आते रहिएगा, और आशा है कि आप आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।